गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ब्रांच अकाउंट्स की। ब्रांच अकाउंट बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट्स का चैप्टर है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रांच अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं और क्यों करवाए जाते हैं। तो एक सेंटेंस में समझते हैं ब्रांच। ब्रांच मीन्स क्या होता है? शाखा। ब्रांच क्या होती है? शाखा होता है। ब्रांच को देखते हैं, एक हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस के मल्टीपल ब्रांच होते हैं, शाखाएं होती हैं जो हर एक एरिया में अपना काम करती है, वर्क करती है। ठीक, तो जो एक छोटी यूनिट होती है किसी भी हेड ऑफिस या किसी भी कंपनी की, एक छोटी यूनिट को हम कहते हैं ब्रांच, शाखा। ठीक, अब ब्रांच को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। ब्रांच को दो तरीके से डिवाइड किया गया है और अगर हम कौन कौन से, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच और एक होता है फॉरेन ब्रांच। तो हम आज इन्हीं के बारे में समझेंगे कि ब्रांच क्या होता है और कैसे हम लोग ब्रांच के अकाउंटिंग और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। ये फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है और आज हम बात करेंगे ब्रांच। ठीक, ओवरऑल ब्रांच के पार्ट होते जो मेन और मेजर डिफरेंस होता है वो होता है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन की हम बाद में बात करेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच जो होता है, डिपेंडेंट हम एक सेंटेंस से समझ पा रहे हैं। डिपेंडेंट मीन्स किसी पे आश्रित होना, डिपेंड होना। तो जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है उसकी टोटल एक्टिविटी हेड ऑफिस पर डिपेंड होती है, हेड ऑफिस पर डिपेंड होती है। ठीक, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सेल्फ डिपेंड होती है, स्वतंत्र होती है। डिपेंडेंट मतलब आश्रित, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। ठीक, अगर डिपेंडेंट को आपको हम समझाएं एक छोटे से एग्जांपल से, तो डिपेंडेंट ब्रांच के एग्जांपल्स में आप बैंकों को समझ सकते हो। एज एग्जांपल्स ऑफ बैंक्स जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक, कैसे? जितनी भी एक्टिविटी होती है ब्रांच के अंतर्गत, मतलब बैंक के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटी होती है वो हेड ऑफिस से फॉलो की जाती है। डिपेंडेंट ब्रांच अपना खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, अपने कंप्लायंस नहीं करता, अपनी अकाउंटिंग नहीं करता, वो डिपेंड होता है हेड ऑफिस पर। क्लियर? हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को हर तरीके के एक्सपेंसेस, हर तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो उन पर डिपेंड होता है। सैलरी आपको देना है तो हेड ऑफिस से आएगा, आपको ऑफिस लेना है तो हेड ऑफिस से आएगा, आपको फर्नीचर लेना है तो हेड ऑफिस से आएगा, आपको ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए, चेयर खरीदना उसके लिए पैसे चाहिए, तो ये हेड ऑफिस से आएगा। डिपेंडेंट ब्रांच में आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इवन आप एम्प्लॉय भी हायर नहीं कर सकते, इसे कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक, एज एग्जाम्पल ऑफ बैंक्स, बैंक एक हेड ऑफिस होती है और हेड ऑफिस के बिहाफ पे सभी ब्रांचें काम करती हैं। जो सारी एक्सपेंसेज हो, कहीं भी ब्रांच ओपन करना हो तो हेड ऑफिस से एक्सपेंस आता है, वहां से ब्रांच ओपन किया जाता है। फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट ब्रांच एक बार समझ लेते हैं, पहले हम डिपेंडेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस, हेड ऑफिस पे डिपेंड है। दूसरा है रिसीव गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, कुछ बेचना है वो कहां से आएगा? हेड ऑफिस से आएगा। कैश इज रिमिटेड एक्सपेंस ऑफ हेड ऑफिस, आपके कुछ पेटी कैश रहेंगे वो भी कहां से आएंगे? हेड ऑफिस से आएंगे। ब्रांच मेंटेन डिटेल ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय हेड ऑफिस, प्रोवाइड टू हेड ऑफिस। आपके जितने भी एक्सपेंस रहेंगे, जितने भी रेशियो रहेंगे, आप कहां सेंड करोगे? हेड ऑफिस में सेंड करोगे। ठीक, अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट की तरफ। इंडिपेंडेंट की तरफ समझिए, इंडिपेंडेंट का क्या रेशियो है भाई? इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस, क्लियर? डूइंग द डायरेक्ट परचेज, सेल, फाइनेंस इज इट्स ओन। इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र। इसका एक एग्जांपल आपको बताएं, 4 व्हीलर शोरूम, गाड़ियों का शोरूम, जैसे मारुति सुजुकी ले लो, होंडा ले लो, हीरो ले लो, ठीक है, मार्ट ले लो, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, ठीक है, ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांच के एग्जांपल्स। कैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच के एग्जांपल कैसे है? देखो, आप किसी भी गाड़ी का शोरूम ओपन कर रहे हो,
अब मान लेते हैं आप मारुति का शोरूम ओपन कर रहे हो या होंडा का शोरूम ओपन कर रहे हो, तो उस केस में होंडा कंपनी सिर्फ आपको अपना नाम देती है। क्या देती है? नाम देती है। हेड ऑफिस मतलब होंडा शोरूम आपको शोरूम बना के नहीं देगी, आपको गाड़ियां नहीं देगी, आपको एम्प्लॉय नहीं देगी, ये सारी चीजें नहीं देती है। ठीक, ये क्या करती है, हमें जैसे होंडा का शोरूम ओपन करना है तो हम अपने पैसे से शोरूम ओपन करते हैं, अपने पैसे से एम्प्लॉय लगाते हैं, अपने पैसे से हम एसेट फर्नीचर्स खरीदते हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं। कर रहे थे इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बात कर रहे थे, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच हमारा क्या होता है, हम ओन सब कुछ अपने आप से लगाना पड़ता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब समझते हैं, डूइंग द डायरेक्ट परचेज, आपको डायरेक्ट सामान खरीदना पड़ेगा, उसके बाद सेल फाइनेंस ऑन इट्स ओन, आपका सेल और फाइनेंस सब आपको खुद लगाना पड़ेगा, हेड ऑफिस आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। अगला ब्रांच मेंटेनेंस बुक ऑफ अकाउंट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन करने पड़ेंगे, हेड ऑफिस मेंटेन नहीं करेगी। ये कौन सा था? ये था इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में। क्लियर? इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब हमारे डिपेंडेंट ब्रांच हो गए और इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। आगे हमारा आ गया, हमें क्यों करना चाहिए अकाउंटिंग, हमें क्यों करना चाहिए, पर्पज ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, हमें ब्रांच अकाउंटिंग क्यों यूज करना भाई। ठीक, कॉन्सेप्ट टू पर्पज ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग करने का क्या रीजन है? सबसे फर्स्ट है क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज होने के कारण, क्योंकि हर कंपनी के अपने अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, तो मल्टीपल ब्रांचेज होने के कारण अगर हम ब्रांच अकाउंट्स नहीं करेंगे तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक, तो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पर्पज है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच, हमें पर्टिकुलर ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट है क्लबिंग ऑफ ब्रांच इनकम टू हेड ऑफिस, जितने भी ब्रांचेज हैं उसको क्लब करके हेड ऑफिस को रिपोर्ट किया जाए। क्लियर? उसके बाद है द हैव कंट्रोल ऑन, ये कंट्रोलिंग पर्पज के लिए है कि अगर हेड ऑफिस अकाउंटिंग नहीं करेगी तो ब्रांच पे कंट्रोल नहीं रख पाएगी, फाइनेंशियल कंट्रोल, एक्सपेंस कंट्रोल। ठीक है ना, आप देखते होंगे कि कोई भी ब्रांच लेवल अपने जेब से या अपने मन से कोई भी परचेजिंग या एक्सपेंस नहीं कर सकता। इवन अगर उसको एक चेयर मंगवानी है तो ब्रांच में लिख कर देना पड़ेगा, हेड ऑफिस पे लिख कर देना पड़ेगा कि यहाँ पे चेयर की जरूरत है। अगर उनको चाय के लिए दूध मंगवाना है, मिल्क मंगवाना है, शुगर मंगवानी है, तो भी हेड ऑफिस को लिख के देना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपेंस के लिए पैसे की जरूरत है। इंडिपेंडेंट ब्रांच, यहाँ पे अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए और फाइनेंशियल एक्टिविटी के कंट्रोल के लिए ये हमें ब्रांच अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक, अब बात करते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्या मेथड यूज करेंगे हम भाई? मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या हमारा है? पहला वनली, हम डिपेंडेंट ब्रांच की केस की बात कर रहे हैं तो वनली हेड ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिपेंडेंट ब्रांच के केस में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे वो कहाँ होंगे? हेड ऑफिस पे होंगे। कहाँ होंगे? हेड ऑफिस में। ब्रांच अपने लेवल पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। ठीक, वो कहाँ होंगे? हेड ऑफिस में होंगे। उस वक्त कह रहे हैं कि ब्रांच मेंटेन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट डिपेंडेंट, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच के केस में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ मेंशन किए जाएंगे? ब्रांच लेवल पर। ये इंडिपेंडेंट का रोल है। डिपेंडेंट में हेड ऑफिस, इंडिपेंडेंट में सेल्फ ब्रांच लेवल पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। फॉरेन ब्रांच के केस में एक आपका फॉरेन ब्रांच भी होता है। ठीक, उसको हम बाद में देखेंगे। उसको जाता है आपका भाई जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का केस क्या निकल के आता है? कॉस्ट, एट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो व्हेन जीएसटी बी एट ऑफ कॉस्ट, व्हेन जीएसटी बी एट ऑफ इनवॉइस प्राइस। दो चीजें होती हैं, एक होती है जब हम ब्रांच लेवल पे कोई सामान हेड ऑफिस से भेजा जाता है तो दो तरीके से भेजा जाता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस पे और एक होता है इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो एक्चुअल में रेट है, जैसे किसी प्रोडक्ट का 10 रुपए प्राइस है तो 10 रुपए में ही ब्रांच पे वो भेज दिया जाता है। दूसरा होता है इनवॉइस लेवल पे, उस पे मार्जिन ऐड करके हेड ऑफिस अपनी मार्जिन को ऐड करके उसके बाद ब्रांच पे वो भेजता है। तो दो तरीका है। पहला है अगर कॉस्ट लेवल, अगर
कॉस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट ब्रांच में भेजा जाता है, तो के केस में क्या होगा, तो डेब्टर, स्टॉक एंड डेब्टर और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप मेंशन करना होता है। अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है तो डेब्टर और स्टॉक, ठीक, ये दो यहाँ पे मेंशन करने होंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये दो आपके मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक। डिपेंड ब्रांच, करेक्ट, डिपेंडेंट ब्रांच, समझिए। तो हम एंट्री की तरफ चल रहे हैं, अभी हमने समझा थ्योरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में, अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, थ्योरी की तरफ, जरा एंट्री की तरफ। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। तो फर्स्ट केस फर्स्ट होता है गुड्स आर सेंट टू ब्रांच, समझिए, जब हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को कोई भी सामान भेजा जा रहा है तो उसे कहते हैं गुड्स आर सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस के द्वारा सामान ब्रांच पे भेजा गया, ठीक। मेथड वन, डेब्टर मेथड, थिंग्स फ्रॉम द, ठीक है, एंजल ऑफ हेड ऑफिस। नंबर मेथड सेकंड, स्टॉक ऑफ डेब्टर, थिंग्स फ्रॉम द एंजल ऑफ ब्रांच। दो मेथड है, दोनों मेथड की तरफ से हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम अगर मेथड की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, अब देखिए क्या हो रहा है भाई कि कैश सेल हम बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की तरफ से हम एंट्री नहीं करेंगे, हम कहाँ करेंगे, स्टॉक और डेब्टर के रूप में करेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो कैश टू सेल, समझिए दो चीजें हमें बनी है, एक बना है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस डेब्टर मेथड, एक बना है बुक्स ऑफ ब्रांच ऑफिस स्टॉक एंड डेब्टर मेथड। डेब्टर मतलब क्या होता है, कस्टमर, डेब्टर क्या होता है, कस्टमर होता है जिसको हम सेल करते हैं, ओके। तो दोनों मेथड को हम देखते हैं। सबसे पहले पैसा आया, कैश सेल किया गया, कोई सामान कैश सेल किया गया, तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस पे कोई भी एंट्री नहीं होगी, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, वो एंट्री कहाँ होगी, ब्रांच में होगी। कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेकंड करा है कि क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मतलब कि उधार, क्रेडिट वर्ड मतलब होता है उधार, पैसा नहीं मिला है, तो क्रेडिट सेल हेड ऑफिस में एंट्री नहीं होगी, एंट्री कहाँ होगी, ब्रांच अकाउंट, ब्रांच पे, तो ब्रांच क्या लिखेगा, डेब्टर अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट, डेब्टर अकाउंट डीआर टू सेल अकाउंट। थर्ड क्या कर रहा है, डायरेक्ट परचेस मेड बाय ब्रांच एंड पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, क्लियर, ब्रांच ने परचेस किया और हेड ऑफिस ने पेमेंट किया, कॉन्सेप्ट ये है। तो क्या भाई, अब क्योंकि हेड ऑफिस ने पेमेंट किया है तो हेड ऑफिस क्या करेगी, अपना रिकॉर्ड लिखेगी, तो रिकॉर्ड लिखेगी तो ये एंट्री कहाँ होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस में। तो क्या लिखा, ब्रांच अकाउंट डीआर टू कैश, ब्रांच को पैसा दिया गया। अब ये ब्रांच वाले क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू हेड ऑफिस, परचेज अकाउंट डीआर टू हेड ऑफिस, क्लियर। अगला है फोर्थ नंबर पे, रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर ने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। सिचुएशन आती है ना कि आप कुछ खरीद के ले गए, फिर आपको पसंद नहीं आया या आपको कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, आप क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न के केस में क्या होता है, सेल रिटर्न हो जाता है। तो सेल जब रिटर्न हुआ तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी थोड़ा सा चेंज होगी। तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो क्योंकि कस्टमर का केस है तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री होनी नहीं है, वो ब्रांच लेवल की है, तो ब्रांच में आएंगे सेल रिटर्न डीआर टू डेब्टर, सेल रिटर्न हुआ डीआर टू डेब्टर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। कैसे भाई, हेड ऑफिस से कोई भी गुड्स, कोई सामान जो बेचना था वो ब्रांच तक आया, ठीक, तो ब्रांच तक भेजा गया, तो इस केस में ब्रांच की एंट्री होगी, तो ब्रांच ने एंट्री किया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी, ठीक, यहां पे लिखा जीएसटीबी अकाउंट टू हेड ऑफिस गिवन, ब्रांच रिसीवर और हेड ऑफिस गिवन, ठीक। जीएसटीबी का मतलब हो गया गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक। अगला है ट्रांसफर हेड ऑफिस फॉर द पेटी कैश, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस। पेटी कैश मीन्स क्या होता है, खुदरा एक्सपेंस, पेटी कैश मीन्स क्या होता है, खुदरा एक्सपेंस, ओके। तो ये चीज समझिएगा, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद आता है बैड डेब्ट्स,
बैड डेट मतलब कि हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण, जो हमने बेच दिया वो वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। बैड डेट्स, हेड ऑफिस में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, और ब्रांच में एंट्री होगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स, क्योंकि कस्टमर को बेचा था और कस्टमर पैसा नहीं देने वाला है। उसके बाद आता है डिस्काउंट टू कस्टमर। आप बिजनेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी देना है, तो डिस्काउंट टू कस्टमर, हेड ऑफिस से कोई मतलब नहीं है, आप डिस्काउंट में बेचिए, किससे बेचिए, हेड ऑफिस को, तो कंप्लीट हिसाब चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे आप ब्रांच पे एंट्री होगी, डिस्काउंट अकाउंट टू डेप्टर अकाउंट। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, अब हेड ऑफिस में एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और हेड ऑफिस डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला है ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस मतलब कि जो ब्रांच के एक्सपेंसेस थे, जैसे ब्रांच का रेंट हो गया, ब्रांच का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ब्रांच की सैलरी हो गई, ये सब क्या होता है, डायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट जो पेड हुआ, यहाँ लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे लिखेगा एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट टू हेड ऑफिस, मतलब कि हेड ऑफिस ने पेड किया। क्लियर? तो ये आपका सजेशन है। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग, हमारा एक और बिजनेस में कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? होलसेल रिटेल प्रॉफिट। एक बिजनेस होता है रिटेल, एक होता है होलसेल, ठीक। तो होलसेल और रिटेल में तो प्राइस का डिफरेंट होता है। क्यों? कि कोई आपसे 1000 पीस परचेस कर रहा है, कोई आपसे एक पीस परचेस कर रहा है। तो बिजनेस कैटेगरी में क्या होता है, डिफरेंट कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। ये अपना एक बेचने का तरीका है, ठीक। हम होलसेल की बात करेंगे। होलसेल प्रॉफिट, होलसेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। अर्न एनीवेयर विदाउट ओपनिंग ब्रांच बाय सेलिंग ऑफ डायरेक्टली, या डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस माइनस एक्सपेंस, इसे कहते हैं रिटेल, ठीक। अर्न बाय ओपनिंग ब्रांच। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। इन सच केस गुड्स ऑफ, in case goods to be invoiced at the wholesale price at the loading of sold not be reserved। अगर आपके पास कोई भी गुड्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप इस केस को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड रूट से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक। अब आइए, अगर हम आपको अकाउंट्स मैनेज करने हैं, कह रहा है हाउ डिपेंडेंट ब्रांच प्रॉफिट इज द शो बाय हेड ऑफिस, हाउ टू कैलकुलेट हेड ऑफिस प्रॉफिट। हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करती है, ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट आपको एग्जाम में बनाने पड़ेंगे। जैसे क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेड ऑफिस पे बुक्स मैनेज हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज हो रहा है, तो किस तरीके से मैनेज होता है ये हम लोग देखते हैं। दो होता है, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, इस तरीके से कॉलम बनते हैं आपके। फर्स्ट होता है ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक। अगर ब्रांच पहले से कंटिन्यू हो रही है तो वहां पर ओपनिंग स्टॉक होगा। अगर ब्रांच कंटिन्यू नहीं हो रही है, न्यू स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो हम फिल करेंगे, नहीं है तो नहीं फिल करेंगे। करेक्ट टू परचेज, जो सामान परचेज की गई है ब्रांच लेवल पे, जो भी कुछ परचेज किया गया है, यहाँ पे परचेज लिखेंगे। उसका कह रहा है कि माइनस GSTB, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो एट कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट हेड ऑफिस से ब्रांच को भेजा गया है वो यहाँ पे नोट करेंगे। उसके बाद आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है भाई, अब थोड़ा समझ लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो बनते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट प्रॉफिट ये होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब एक एग्जांपल समझिए कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आती है, जो एक्सपेंस लगता है, कोई प्रोडक्ट कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। उस पूरे फैक्ट्री की जो कॉस्ट आती है,
उस पूरे फैक्ट्री की जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कौन सा एक्सपेंस होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वहां की सैलरी, वहां के इलेक्ट्रिक बिल, वहां के फैक्ट्री रेंट, वहां के टूल्स एक्सपेंस, ऑयल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, फिनिश गुड में आ जाता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचने में जो कॉस्ट लगती है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब अगर एक डेफिनेशन में, एक सेंटेंस में समझें तो वो एक्सपेंस जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट नहीं करता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लियर? वो एक्सपेंस जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट नहीं करता है, बदल नहीं सकता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इफेक्ट करता है, उसके कॉस्ट को इफेक्ट करता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मीन्स रॉ मटेरियल क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब सपोज आपका एक प्रोडक्ट है, बन गया, जैसे हम मान लेते हैं ये मॉनिटर कंप्लीट बन गया, ठीक। अब हम इसको बेच रहे हैं। अब बेचने में क्या आएगा खर्च? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आएगा, कमीशन एक्सपेंस आएगा, ठीक, मार्केटिंग एक्सपेंस आएगा, जहां शोरूम ओपन करेंगे शोरूम का रेंट आएगा, सैलरी आएगी। तो अब ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या हम इसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? इसकी प्राइस में इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्राइस जनरेट हो चुकी है, ऑलरेडी प्राइस, उसी प्राइस में हमको सेल करना है, तो हम अब नहीं। तो अब वो एक्सपेंस कहाँ जाएगा? अब वो एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। आप ज्यादा पे बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, कम पे बेचोगे तो लॉस होगा। क्लियर? तो चलिए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डिपेंड करता है। और इसके बाद इधर आते हैं बाय सेल। हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वो है बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक। 31 मार्च को जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है तो 31 मार्च को जो भी हमारे पास स्टॉक बचा रहता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ये हमारा एसेट होता है। टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल इनकम इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। और अब यहाँ पे आता है एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट। अब जो एक्सपेंस उसको बेचने में लगेंगे वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट होते हैं। तो एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट फाइनेंस कॉस्ट, और उसका जाता है आपका ब्रांच फाइनेंस कॉस्ट, माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर?